गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप सब देख रहे हो एक्सपोर्ट इंग्लिश। सेशन में बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज का सेशन ये बुक का सेशन है और खास करके 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक चैप्टर है जिसका मैंने रीडिंग दिया था, तो आज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करके दिखाता हूँ। आप मेरे साथ सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपका कंसेप्ट जो है 100% क्लियर होने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक जो है सो गांधी जी के द्वारा है। हमने इस चैप्टर पर रीडिंग दिया है। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करूंगा। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। When was महात्मा गांधी बोर्न? अब आपके पास यहां पर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से आपको चुनना है। तो चलिए मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं। ऑप्शन के रूप में आपके सामने है 1859, दूसरा ऑप्शन है 1869, तीसरा ऑप्शन है 1879 और फोर्थ ऑप्शन जो आपके सामने, डी ऑप्शन जो आपके सामने है वो है 1889। अब आपको बता देना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और सब लोगों को पता रहता है, तो आप आसानी से बता देंगे कि आपका आंसर क्या होने जा रहा है। यहाँ पर बी हो जाएगा आपका आंसर। आप कह सकते हैं कि आपका आंसर बी है, क्योंकि गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 1869 में हुआ था। क्लियर है? ये आपको याद कर लेना, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। When did महात्मा गांधी डाई? उनकी मौत कैसे हुई? हालांकि उनकी मौत नेचुरल नहीं हुई थी, उनको मारा गया था। सबको पता है कि गांधी जी की हत्या हुई थी। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन देते हैं और ऑप्शन के आधार पर आप बताइएगा कि आपका आंसर क्या होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपके पास है ए 28 जनवरी 1948, बी 29 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी 31 जनवरी 1948। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन से आपको याद करना पड़ता है। तो आप बता सकते हैं गांधी जी की मौत के बारे में सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लीजिए, आपका ऑप्शन होगा सी। यानी जब यहां पर आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी की हत्या जो हुई थी, उनको जो असैसिनेट किया गया था वो 30 जनवरी 1948। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज पॉपुलर एज बापू? ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। ये क्वेश्चन तो एक बच्चा भी बता सकता है, लेकिन चूंकि पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं लिख रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? हु वाज पॉपुलर एज बापू। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब आप समझते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दीजिए क्या होगा आंसर। इट्स एन इजी क्वेश्चन और एक बच्चा भी बता सकता है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात जब आंसर की होगी तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा पूरे चैप्टर में नहीं होने जा रहा है। एक्चुअली ये जो है अभी जो है
हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी लो है, लेकिन जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड जो है बढ़ता जाएगा। अब आगे के क्वेश्चंस को देखिए, तत्काल आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूं। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न, इसका मतलब कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है 1859 ऑप्शन है, 1869, 1879, 1889 और ये चार में से आपको चुनना है। तो आपको पता है कि आपका आंसर हो जाएगा 1869। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, इसलिए आप इसको याद कर जाए। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डिड महात्मा गांधी डाई, महात्मा गांधी कब मरे, आपको पता है उनकी मौत कैसे हो गई थी, उनको मारा गया था 28 जनवरी 1948, 29 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 और 31 जनवरी 1948। तो आपको पता है कि 30 जनवरी 1948 1948 में उनकी हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज पॉपुलर एज बापू, बापू के रूप में कौन पॉपुलर था, हु वाज पॉपुलर एज बापू यानी बापू के रूप में कौन पॉपुलर था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या है, महात्मा गांधी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ते चलेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर रीडिंग दिया है, सुना है पूरे बुक के रीडिंग को, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना होगा तो शायद थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो जाकर के पहले उन वीडियोज को देखिए जहां पर मैंने रीडिंग दिया है। हालांकि ऑफलाइन की तरह इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच यू, लेकिन इट्स ए स्मॉल ट्राई, छोटी सी कोशिश है। आप जितना समझ सकते उतना समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। क्या लिखा मैंने, इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, आपको यहां पर बताना है कि गांधी जी, यहां पर एक्चुअली पूछना चाह रहा है कि गांधी जी भारतीय राजनीति में कब से कब तक डोमिनेट किए थे, कब से कब तक उनका प्रभुत्व था। तो ऑप्शन के रूप में आप देखिए, यहां से कुछ समझ में आएगा। फ्रॉम 1914 टिल 1948, एक ऑप्शन आपका ये है। दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रॉम 1914 टिल 1947। सी ऑप्शन आपका यहां पर आ जाएगा फ्रॉम 1915 टिल 1948 और डी ऑप्शन आ जाएगा आपका फ्रॉम 1915 टिल 1947। अब आपको चुनना है यहां पर कि गांधी जी ने भारतीय पॉलिटिक्स में कब से कब तक डोमिनेट किया था। आसान है, जरा मैं बतलाता हूं आपको। सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स मतलब गांधी जी ने भारतीय पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया फ्रॉम 1914 टिल 1948, फ्रॉम 1914 टिल 1947, फ्रॉम 1915 टिल 1948 और फ्रॉम 1915 टिल 1947। एक बात जान लीजिए, आप कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चंस कुछ याद नहीं भी रहता है तो आप थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। सवाल उठेगा कैसे, तो एक बात तो आपको पता है कि गांधी जी की डेथ कब हुई थी, 1948 तक। ऐसा थोड़े था कि जब आज़ाद हो गया था भारत 1947 में, उसके बाद गांधी जी का डोमिनेशन खत्म हो गया था। वो जब तक जीवित रहते तब तक उन्होंने डोमिनेट किया था। इसके कहने का मतलब हुआ कि 1947 वाला जो ऑप्शन है आपका वो नहीं होगा। अब या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। तो 1915 से गांधी जी ने भारतीय पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा था, 15 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, महात्मा गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति को डोमिनेट किया फ्रॉम 1914 टिल 1948, फ्रॉम 1914 टिल 1947, फ्रॉम 1915 टिल 1948, फ्रॉम 1915 टिल 1947। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, चूंकि 1915 से लेकर के 1948 तक गांधी जी ने भारतीय पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द autobiography of महात्मा गांधी इज, इसका मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, क्या है आपको चुनना है। तो चलिए चुनने की कोशिश आप कीजिए और बताइए कि महात्मा जी का, गांधी जी का जो है ऑटोबायोग्राफी क्या है। मैं ऑप्शन यहां पर लिखता हूं, एक है यंग इंडिया, दूसरा है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सी ऑप्शन के रूप में आपके सामने आ जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और डी ऑप्शन के रूप में आपके सामने आ जाएगा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आपके पास यहां पर 4 ऑप्शंस है, चुनना है एक ऑप्शन, आंसर तो एक ही होने जा रहा है। फिर से क्वेश्चन को देखिए, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज, इसका मतलब हुआ कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है, कौन सी है यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। एक बार जान लीजिए, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में एक अंतर होता है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन कथा, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है, और जब आप ऑटोबायोग्राफी की करते हैं, जब भी शब्द, कोई ऑटो शब्द कहीं भी लगा रह जाए, इसका मतलब होता है खुद से। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से लिखी हुई जीवन कथा। तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी कौन है? यंग इंडिया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये जो डी वाला है ऑप्शन, यही आपका आंसर है। आंसर की बात करेंगे तो डी हो जाएगा आंसर, यानी महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये सब फैक्ट पर आधारित क्वेश्चंस है, फैक्चुअल क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं, आपको इनको डायरेक्ट याद कर जाना पड़ता है। फिर से मैं दोनों क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को डोमिनेट किया फ्रॉम 1914 टिल 1948, 1914 से 1948 तक, फ्रॉम 1914 टिल 1947, फ्रॉम 1915 टिल 1948, फ्रॉम 1915 टिल 1947। आंसर के रूप में आपको सी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज यंग इंडिया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो आपको याद रख लेना है, आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये उनके जीवन की कथा है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद करने की जरूरत है, आप जरूर से इसको याद कर लेंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू डील विद सो मेनी क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी विथ मी। आवश्यक है कि आप मेरे साथ रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं 12th के, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ 12th, यू हैव टू बी विथ मी, आपको मेरे साथ रहना है। तो क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 6। द प्रेजेंट पीस ऑफ वर्क, यहां से हम इन्वर्टेड कॉमा से शुरू कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। ऑप्शन देखिए तो समझ में आएगा आपको कि क्वेश्चन क्या है, हम किस चीज की यहां पर बात करने वाले हैं। ऑप्शन के रूप में आपके पास ए नंबर में ऑप्शन आपके पास आता है स्टोरी, बी नंबर में आता है शॉर्ट स्टोरी, सी नंबर में आता है ड्रामा,
और डी नंबर में आता है एस्से। और स्टोरी है या शॉर्ट स्टोरी है, एक ड्रामा है या फिर एस्से है, तो बताइए क्या है ये? तो इसको एस्से के रूप में कंसीडर किया जाता है। गांधी जी का जो ये टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, गांधी जी के द्वारा डिफाइंड है। ये जो है प्रेजेंट पीस ऑफ वर्क इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की जब बात करेंगे तो ये एस्से है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? क्वेश्चंस जारी रहेगा, हम कई सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ आसान क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको हम ले चलते हैं। आई एम गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। महात्मा गांधी वाज मोर ए, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए, पॉलिटिशियन बी, इकोनॉमिस्ट सी, ऑप्शन में देखिए सोशल रिफॉर्मर, और फिर आप आ जाइए डी ऑप्शन पे आके देखिए ए स्पिरिचुअल लीडर। अब आपको बताना है गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी वॉज मोर ए पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर। गांधी जी जो थे वो सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, उनको पॉलिटिशियन से ज़्यादा करके देखा गया है हमेशा से। गांधी जी को हमेशा से पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर के रूप में देखा गया। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब, आप स्पिरिचुअल के कई मतलब होते हैं। आत्मिक नेता, मतलब लोगों के आत्मा से जिनका जुड़ाव हो। जब बात आत्मा की आती है तो आप आध्यात्म की तरफ ले जा सकते हैं, या फिर आप इसको आध्यात्मिक नेता के रूप में ले सकते हैं। तो जब बात गांधी जी की आएगी, गांधी जी वॉज मोर ए, तो वो पॉलिटिशियन या इकोनॉमिस्ट या फिर सोशल रिफॉर्मर नहीं होकर क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल लीडर। मतलब गांधी जी पॉलिटिशियन की तुलना में ज्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। मतलब पॉलिटिशियन से ज्यादा वो क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। जब भी आप उनके स्पीचों को सुनेंगे, जब उनके प्रिंसिपल्स को आप जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी ज्यादातर आध्यात्म की बात करते थे। तो स्पिरिचुअल लीडर के रूप में आप बोल सकते हैं। आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होने जा रहा है डी इज योर आंसर। तो आप डी के साथ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखलाते हैं। ही यूज्ड, गांधी जी की बात हो रही है, एज द चीफ weapons, he used as the chief weapons। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। swords का मतलब होता है तलवार, बी का ऑप्शन है न्यूक्लियर weapons, सी में ऑप्शन है गन्स, और डी आपका ऑप्शन है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये क्वेश्चन तो इतना आसान है कि मेरे ख्याल से जिसने चैप्टर का अध्ययन नहीं भी किया हो और चैप्टर का अध्ययन नहीं भी करेगा, इस क्वेश्चन का आसानी से उत्तर दे सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी रिप्लाइड वेरी इजीली बिकॉज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, उन्होंने अपने मुख्य हथियार के रूप में क्या यूज किया। जब हम चैप्टर का स्टार्टिंग किए थे, चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे, तो मैंने इस बात पे डिस्कस किया था। तो गांधी जी ने स्वर्ड्स, तलवार का यूज किया था? बिल्कुल नहीं। वो तो क्या थे? गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसा की तो चर्चा ही नहीं करते थे। क्या न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। गन की, बंदूक की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा। तो गांधी जी के बारे में जब भी बात आएगी तो सत्य और अहिंसा की बात ही होगी, इसलिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हैं। यू कैन इजिली गिव आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में दे सकते हैं। बिकॉज गांधी जी के बारे में ऐसे भी हम लोगों को बहुत कुछ पता है। वी नो अ लॉट मोर अबाउट महात्मा गांधी, सो दैट्स व्हाई वी कैन गेस। कभी कभी हम गेस से भी काम चला सकते हैं, लेकिन गेस क्यों? हर चीज को आप पढ़िए, एक एक चीज को देखिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस लेवल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। योर कॉन्फिडेंस लेवल प्लेज अ ग्रेट रोल इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस लेवल एक
बड़ी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन आंसर जारी रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। और चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर शायद 9 होगा। चलिए, नंबरिंग में अगर इधर उधर हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्वेश्चन को समझिए। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, चलिए ऑप्शन देखिए जरा सा। ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द ब्लिट्ज, और ऑप्शन डी यंग इंडिया। जी हाँ, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि गांधी जी यंग इंडिया के लिए कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे। उन्होंने द हिंदू के लिए नहीं लिखा था, द टाइम्स ऑफ इंडिया की नहीं बात करेंगे, द ब्लिट्ज की बात नहीं करेंगे, यंग इंडिया लिखना पड़ेगा आपको, मतलब याद रखना पड़ेगा। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यहाँ पर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पर ही चैप्टर के स्पीकर की बात कर रहा है। चैप्टर का स्पीकर कौन है? तो महात्मा गांधी। किस चैप्टर के स्पीकर महात्मा गांधी है? तो ये चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपको यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन के साथ अब जाएंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। ऑप्शन नंबर 1 हाउ टू मेक मनी, ऑप्शन नंबर बी हाउ टू विन द एनिमी, ऑप्शन नंबर सी द पाथ ऑफ ड्यूटी, और ऑप्शन नंबर डी द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लिविंग। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, मतलब सभ्यता मानव को बतलाता है। सभ्यता मानव को बतलाता है। क्या बतलाता है? तो हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे जमा कमाया जाए। नहीं, गांधी जी के विचारों की बात करेंगे तो पैसा कमाने के बारे में उनका कभी विचार ही नहीं था। गांधी जी बड़े सिंपल, सादे, सीधे साधे व्यक्ति थे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सभ्यता जो है मनुष्य को सिखलाता है, बतलाता है। हाउ टू मेक मनी तो होगा नहीं। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मनों पर कैसे जीत हासिल की जाए, इसकी भी बात नहीं हुई थी। द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य पथ। जी हाँ, यही बात हुई थी। गांधी जी ने इसी बात पे जोर दिया था कि सभ्यता मानव को ये बतलाता है, सभ्यता मानव को इस बात की व्याख्या देता है कि उसका कर्तव्य पथ क्या है। हर मानव को अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लिविंग की बात नहीं हुई थी, तो आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। टू observe morality is to attain mastery over, ऑप्शन में देखिए ए इकोनॉमिक ग्रोथ, बी political ability, C minds and passions, और D art।
टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में एक बात पे जोर दिया गया था। वो बात क्या है कि हमारा जो मन है और हमारा जो पैशंस है, हमारे जो शौक हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर महारत हासिल करना इस चैप्टर का जो है मुख्य थीम है। तो फिर क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, मोरालिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? इज टू अटेन मास्टरी ओवर, किस चीज पर मास्टरी प्राप्त करना? इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की इस चैप्टर में बात नहीं हुई है। पॉलिटिकल एबिलिटी, राजनीतिक योग्यता, इसकी भी बात नहीं हुई है। माइंड्स एंड पैशंस, यानी अक्सर इस चैप्टर में बात किया गया माइंड्स एंड पैशंस, मन और शौक, मन और अपने शौक पर रिस्ट्रिक्शन से हमारे सभ्यता का जो है मूल है। उस सभ्यता जो हमारी है इसी चीज पर टिकी हुई है कि हमारी सभ्यता हमको सिखलाती है कि कैसे हमें हमारे मनों और शौकों पर एक मास्टरी हासिल करना है, ताकि हम उस पर काबिज हो सके और फिर हम जो है आगे को बढ़ सके, हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ सके जो हमारी सभ्यता के मूल में है। तो यहाँ आर्ट की भी बात नहीं हो रही। तो फिर यहाँ पर आंसर की बात आएगी, तो सवाल उठाएगा कि आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आप सी आंसर के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। बस आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखना है। एक बार में याद नहीं हो, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, बार बार देखिए। जितना बार आप देखिएगा, जितनी बार आप देखेंगे, उतना ही ज्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी द मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मास्टर आप हो, इस चैप्टर में महारत हासिल हो। इस चैप्टर में महारत हासिल होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा इस चैप्टर पर। तो चलिए काम करते हैं, आगे काम जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 12। हैप्पीनेस, क्या लिखा मैंने? हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश। ऑप्शन ए मेंटल कंडीशन, ऑप्शन बी फिजिकल कंडीशन, ऑप्शन सी डिजीज, और ऑप्शन डी इमेजिनेशन। जी हाँ, बताओ क्या होगा आंसर। तो इस चैप्टर में इस बात पे बल दिया गया है, इस बात पे जोर दिया गया है कि हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। यह एक मानसिक अवस्था है। उन्होंने इस बात की व्याख्या यह कहकर के दी थी कि कोई व्यक्ति, दिया था गांधी जी ने, कोई व्यक्ति अगर धनी है इसका ये मतलब नहीं कि वो सुखी है, और कोई व्यक्ति गरीब है इसका ये मतलब नहीं कि दुखी है। कई बार ये देखा गया है कि धनी लोग दुखी रहते हैं और गरीब लोग सुखी रहते हैं। लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। इसलिए ये जो हैप्पीनेस है आपका, ये क्या होता है? एक मेंटल कंडीशन होता है। इट्स अ मेंटल कंडीशन, नॉट फिजिकल कंडीशन, नॉट डिजीज, नॉट इमेजिनेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मेंटल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from A, politics, B, luxuries and pleasure, C, morality, or D, स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, ध्यान से देखिए। आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने हमको मना किया था। किस चीज से मना किया था? पॉलिटिक्स से, लग्जरीज एंड प्लीजर से, मोरालिटी से और स्पिरिचुअलिटी से। तो जैसा कि चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर में ऐसा बताया गया था कि हमारे पूर्वज जो थे हमें बार बार इस बात के लिए मना करते थे कि हमें लग्जरीज और प्लीजर्स की तरफ नहीं भागना चाहिए। उसकी तरफ हमारी सभ्यता में उसकी तरफ जाने की मनाही है, खास करके हमारे पूर्वजों के द्वारा।
तो जैसे कि आप देख चुके हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, रीडिंग दे चुके हैं, तो आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लग्जरीज एंड प्लीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 14th नंबर क्वेश्चन है, पीपल इन ancient days were satisfied with, people in ancient days were satisfied with, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए टाउन्स, बी सिटीज, सी मेगा सिटीज, डी विलेजेस। तो पीपल इन एंशिएंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ, मतलब पुराने जमाने में, प्राचीन जमाने में लोग संतुष्ट थे। किस चीज से संतुष्ट थे, तो लोग अपने गांव में ही संतुष्ट थे। लोगों को असली खुशी अपने गांव में मिलती थी। लोग शहर से बचना चाहते थे, टाउन से बचना चाहते थे, लोगों का एक अलग विचारधारा था। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। Our forefathers saw that kings and their swords were inferior to, our forefathers saw that kings and their swords were inferior to, ऑप्शन देखिए, the swords of ethics, ऑप्शन नंबर बी देखिए, the swords of politics, ऑप्शन नंबर सी देखिए, द सोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ऑप्शन नंबर डी देखिए, द सोर्ट्स ऑफ ट्रीचरी। बात आंसर की होगी कि आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि इस चैप्टर में बताया गया था कि आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू, हमारे पूर्वजों ने देखा था कि राजाएं तथा उनकी तलवारें जो थी वो कमजोर पड़ जाती थी किसके, द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स, नैतिकता के तलवार के सामने। नैतिकता की जो बातें होती थी, नैतिकता की जो तलवार थी, मतलब ऋषि मुनि जो थे हमारे पास, जो ऋषि मुनि होते थे, उनके सामने भी राजाओं की तलवारें जो थी वो बिल्कुल छोटी पड़ जाती थी उनके नैतिकता के सामने। यानी कि आंसर यहाँ पर सोर्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, द सोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और द सोर्ट्स ऑफ ट्रीचरी की बात नहीं होगी, सिर्फ किसकी बात होगी, द सोर्ट्स ऑफ इथिक्स। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज योर आंसर, ए आपका आंसर। इस बात को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये प्रैक्टिस का मैटर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस का मैटर होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कमांड इस चैप्टर पे या क्वेश्चन पे बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस पढ़ें, इट्स बेटर फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू। इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, ऑप्शन नंबर 1 बिजनेस, बी एग्रीकल्चर, सी
इंडस्ट्री और डी पॉलिटिक्स। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, मतलब प्राचीन जमाने में सामान्य लोग क्या फॉलो करते थे? बिजनेस करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, इंडस्ट्री की बात करते थे या पॉलिटिक्स की बात करते थे? तो एग्रीकल्चर की बात होती थी। किसकी बात होती थी? एग्रीकल्चर की। प्राचीन जमाने में जो सामान्य लोग थे एग्रीकल्चर की बात करते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ancient days the common people enjoyed, बस देखिए थोड़ा सा अंतर, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, ऑप्शन ए कोर्ट्स रूल, बी स्लेवरी, सी ट्रू होम रूल, और डी फॉरेन रूल। चैप्टर पढ़ा होगा अगर आपने तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमारे पुराने जमाने में लोग एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे और ट्रू होम रूल्स को लोग एंजॉय करते थे। लोग कोर्ट वगैरह में जाना पसंद नहीं करते थे, डॉक्टरों से बचते थे, क्योंकि उस जमाने में वकील वगैरह जो थे और जो डॉक्टर वगैरह थे आज की तरह थे भी नहीं। पहले दलाल नहीं हुआ करते थे जो लोगों को वहां फंसा के ले जाए, उनको लालच दे और लालच में लेकर के उनको वहां पर फंसाया जाए जहां पर लोगों को लूटा जाता था। इसलिए लोग गांव में रहते थे, कृषि प्रोफेशन को, कृषि ऑक्यूपेशन को अपनाते थे और ट्रू होम रूल को ही एंजॉय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tendency of Indian civilization is to elevate एक इमोरालिटी, दो पार्शियलिटी, सी मोरल बीइंग, और डी डिसऑनेस्टी। The tendency of Indian civilization is to elevate, तो जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन की वो क्या एलिवेट करने की है? तो मोरल बीइंग की। किसको एलिवेट करने की? मोरल बीइंग की। वो इमोरलिटी की बात नहीं करता, चूंकि ये तो ऐसे भी असंभव चीज है। पार्शियलिटी भी एक नेगेटिव वर्ड होता है और डिसऑनेस्टी भी आप देख रहे हैं कि नेगेटिव वर्ड होता है। तो मोरल बीइंग, नैतिक पूर्ण होना, नैतिकता की बात करना, अपने अंदर नैतिकता को लाना। मोरल बीइंग होने का मतलब क्या होता है? जैसे एक वर्ड होता है ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव होना। और मोरल बीइंग का मतलब क्या होता है? नैतिकवान होना। तो एक्चुअली जो हमारा टेंडेंसी है भारतीय सभ्यता की, हमको किस तरफ ले जाती है? इमोरलिटी की तरफ, अमरत्व की तरफ, अमर होने की तरफ। पार्शियलिटी का मतलब समझ रहे हैं, भेदभाव। मोरल बीइंग नैतिक होने की तरफ, और डिसऑनेस्टी बेईमानी की तरफ। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर मोरल बीइंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन सिविलाइजेशन इज, ऑप्शन देख लेते हैं। गॉडलेस, based on a belief in God, based on partiality, or based on
मैटर। गॉडलेस नहीं, गॉडलेस की बात जो हुई थी वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हुई थी, मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात हुई थी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है सो गॉडलेस है। बात जब इंडियन सिविलाइजेशन की होती है तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, हमारी सभ्यता जो है भगवान में विश्वास पर ही आधारित है। बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, ये तो नेगेटिव वर्ड है। बेस्ड ऑन मैटर, मैटर पर हमारी सभ्यता नहीं है। मैटर पर हमारी कौन सी सभ्यता है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। जब आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। प्रैक्टिस करने की चीज है। तो चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। इस चैप्टर के माध्यम से सिर्फ आप 12th में मार्क्स प्राप्त करने के लिए ही ना पढ़े, इस चैप्टर को इसलिए भी पढ़ा जा सकता है ताकि आप हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में, इसके सभ्यता संस्कृति के बारे में जाना। एज बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने के नाते इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए आवश्यक है कि वी शुड नो, हमें जानना चाहिए ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न civilization is the worship of एक material, B ethics, C brotherhood, और D इक्वालिटी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, गांधी जी ने क्या बतलाया है मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में? किस चीज का वर्शिप है? मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ भौतिकता की पूजा है, वस्तुओं की पूजा है। अगर वस्तुओं की पूजा की बात हटा दी जाए, मतलब वस्तुओं को हटा दिया जाए, मटेरियल को हटा दिया जाए, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ बचता ही नहीं है। एथिक्स की तो बात ही नहीं होती है, ब्रदरहुड की बात ही नहीं होती है, इक्वलिटी की बात ही नहीं होती है। ये सारी चीजें अगर बात होती भी है तो भारतीय सभ्यता में होती है, इंडियन सिविलाइजेशन में होती है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? योर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला गया है, हैज बीन रिटन बाय। ऑप्शन देख सकते हैं, एक पीटी नेहरू, बी एम गांधी, सी हुसैन, और डी नन ऑफ दीज। अरे ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बता देंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्वाभाविक है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हम महात्मा गांधी के बारे में लगातार इस चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो ये सेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड सेशन है। अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना बेहतर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मैंने अभी काम किया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डील किया है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं और सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।